वालेकुम स्टूडेंट्स, ये आपकी कार्बोहाइड्रेट की डिस्कशन है जी। दीज आर विस्कस पॉलीसैकेराइड एंड आर यूज्ड एज प्लाज्मा एक्सपेंडर इन ट्रीटमेंट ऑफ शॉक। तो आपको पता है प्लाज्मा एक्सपेंडर के तौर पे कौन यूज़ होता है ट्रीटमेंट, शॉक के ट्रीटमेंट में कौन यूज़ होता है, और विस्कस पॉलीसैकेराइड कौन होता है। तो इसका आंसर डेक्स्ट्रॉन है, क्योंकि डेक्स्ट्रिन तो नहीं हो सकता। डेक्स्ट्रिन टोटली डिफरेंट है। डेक्स्ट्रिन के लिए अगर आपको एमसीक्यू को पूछा जाए स्वीट टेस्ट किसका होता है, हाइड्रोलिसिस हुई है स्टार्च की, उसका इंटरमीडिएट कौन होगा, तो उस वक्त हम डेक्स्ट्रिन को चूज़ करते हैं। और सेलुलोज और स्टार्च इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकते। तो अगर आपको कन्फ्यूजन होती भी है तो डेक्स्ट्रिन डेक्स्ट्रॉन में होगी, जो कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने याद रखना है इस चीज़ को। एमसीक्यू नंबर 1 देखें, कैलोरिक वैल्यू जो होती है कार्बोहाइड्रेट्स की किलो कैलोरी पर ग्राम में कितनी होती है। अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो किलो कैलोरी में क्या वैल्यू प्रोवाइड करता है, वो 4.6 बेसिकली आपने याद रखना है। अगर मैं आपको यहाँ पर फैट्स या लिपिड्स का एमसीक्यू दूँ तो वो उसका आंसर 9 होना चाहिए। 9.1 होता है, वैसे आप 9 चूज़ करेंगे। और अगर प्रोटीन हो तो फिर 4.2 चूज़ करेंगे, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स नहीं, मैंने सिंपल दिया है। लेकिन आपने इस तरह से भी याद रखना है एक्यूरेटली कि कार्बोहाइड्रेट्स 4.6 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं। अगर 1 ग्राम हम फैट्स का या लिपिड्स का ले लें, वो 9.1 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं। अगर हम प्रोटीन्स का ले लें तो प्रोटीन्स कितना प्रोवाइड करती हैं, प्रोटीन्स 4.2 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको एक और एमसीक्यू पता होना चाहिए कि जब भी आपसे पूछा जाए कि एनर्जी टोटल बॉडी की कहाँ से आती है, तो आपको उस परसेंटेज का भी पता होना चाहिए कि 60 to 70% एनर्जी हमारी कार्बोहाइड्रेट से आती है, 20 to 35 जो होती है वो फैट से आती है, लिपिड यानी, और जो 10 to 15 रह जाती है वो प्रोटीन से आती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थर्डली एमसीक्यू इनके बारे में क्या पूछा जाता है, इनकी क्वालिटी पूछी जाती है कि कार्बोहाइड्रेट हमें पर डे में कितने ग्राम चाहिए होते हैं। 600 ग्राम पर डे हमारी रिक्वायरमेंट होती है कार्बोहाइड्रेट की, 50 ग्राम पर डे फैट्स की होती है, और 100 ग्राम पर डे प्रोटीन्स की होती है। तो ये एज मैंने आपसे 9 एमसीक्यू शेयर कर दी हैं। तो आपको कार्बोहाइड्रेट से आने वाली एनर्जी पता होनी चाहिए, बल्कि तीनों से आने वाली एनर्जी परसेंटेजेस पता होनी चाहिए। आपको किलो कैलोरीज में एनर्जी पता होनी चाहिए, आपको पर डे में जितने ग्राम चाहिए वो पता होनी चाहिए। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट विच इज़ नॉर्मली डेक्स्ट्रो रोटेटरी बट आफ्टर हाइड्रोलिसिस बिकम लिवो रोटेटरी जी। तो सुक्रोज ज़माने मशहूर, आपको पता ही एमसीक्यूज़ है। विच इज़ मोनोसेक्राइड जी, इसमें से क्या मोनोसेक्राइड है जी। माल्टोज तो लैक्टोज तो नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि आपको पता है लैक्टोज तो डाइसेक्राइड है, 2 यूनिट से मिलके बनता है। माल्टोज भी एक डाइसेक्राइड है, ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, और जो आपके पास सुक्रोज है वो भी नहीं, माल्टोट्रायोज भी नहीं। ठीक है, तो आपके पास सिंपल जो है लैक्टोज जो है वो एक मोनोसेक्राइड है। लैक्टोज किससे मिलके बनी होती है, मिल्क शुगर कहलाती है। ग्लूकोज गलैक्टोज से मिलके बनी होती है। माल्टोज जो होती है ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलके बनी होती है। सुक्रोज जो होती है आपको पता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलके बनी होती है। एमसीक्यू नंबर 5 देखें, विच इज़ सबस्ट्रेट फॉर एल्डोलेज एक्टिविटी इन ग्लाइकोलिटिक पाथवे। तो आपको मैंने कहा था ये आपसे एमसीक्यू लाजमी पूछा जाता है कि किस सबस्ट्रेट पे ये वाला एंजाइम एक्ट करता है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप अपनी ग्लाइकोलिसिस अपने माइंड में लाते हैं तो आपको 1 मिनट में इसका आंसर समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। एमसीक्यू में क्या पूछा जा रहा है, एमसीक्यू में पूछा जा रहा है कि एल्डोलेज, सिंपल एल्डोलेज कहाँ पर एक्ट करता है। तो अगर आप अपनी ग्लाइकोलिसिस को रिपीट करते हैं, आपको पता है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने के लिए ग्लूकोकाइनेज या हेक्सोकाइनेज ज़रूरी होता है। उस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टो 6 फॉस्फेट बनाने के लिए कोई आइसोमेरेज चाहिए होता है, हम ग्लूकोहेक्सोज यूज़ कर लेते हैं। फ्रुक्टो 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टो 6 बिस फॉस्फेट बनाने के लिए हमें फोस्फो फ्रुक्टोकाइनेज चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एल्डोलेस कहाँ पर यूज़ होगा। एल्डोलेस आपको पता है जब हमने फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से आगे आना है, ठीक है, उस वक़्त पे जब हमारे पास बाइफरकेट हो जाता है रिएक्शन, उसके बाद जब हम कहते हैं कि एक ग्लूकोज से पाइरोवेट तक जाने के लिए, तो फिर हम वो हाइड्रोक्सीसीटोन फॉस्फेट कहते हैं और 3-फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड कहते हैं। यानी कि जब फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से फर्दर रिएक्शन प्रोसीड करता है डाईहाइड्रोक्सीसीटोन फॉस्फेट में और 3-फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर आपने फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट चूज़ करना है, क्योंकि इस वाले स्टेप पे आकर एल्डोलेज एक्ट करता है। फिर उससे नेक्स्ट डिहाइड्रोजिनेज होता है, आपको पता है। आवर बॉडी गेट पेंटोसिस फ्रॉम, आपको मैंने कहा था एच एम पेशेंट का बेसिक बस पर्पज़ याद रख लें।
और कितने टोटल एटीपी बनते हैं, एनएडीएच बनते हैं या नहीं बनते, बस ये चीज़ें आपने याद रखनी थी इसकी। आवर बॉडी गेट पोन्टोसिस फ्रॉम, तो हेक्सेस मोनोफॉस्फेट शंट, जिसका दूसरा नाम आपको दूसरे नाम भी पता होने चाहिए, मैंने आपको कहा था। इसे डायरेक्ट ऑक्सीडेटिव पाथवे भी कहते हैं, इसे पेंटोस फॉस्फेट पाथवे भी कहते हैं, इसे फोस्फोग्लूकोनेट पाथवे भी कहते हैं। ठीक है जी। MCQ नंबर 7, विच वन इज़ रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो अल्फा ऑप्शन है हेक्सोकाइनेज जी नहीं है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में रेट लिमिटिंग एंजाइम के तौर पे काम ही नहीं करता, क्योंकि ये तो ग्लाइकोलिसिस का रेट लिमिटिंग एंजाइम है। ठीक है, फिर पायरोवेट कार्बोक्सिलेज जी, यही इसका राइट आंसर है। पायरोवेट काइनेज जी नहीं, पायरोवेट काइनेज जो है वो इसका रेट लिमिटिंग एंजाइम नहीं है। फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज वो भी नहीं है। तो पायरोवेट कार्बोक्सिलेज आपने याद रखने कि ये रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है। बेसिकली ग्लाइकोलिसिस के 3 याद रखने होते हैं आपने, और ग्लूकोनियोजेनेसिस के 4 रेट लिमिटिंग एंजाइम याद रखने होते हैं। ठीक है ना, उन चारों के आपने क्या याद रखने होते हैं, स्टेप्स याद रखने होते हैं या सिंपल नाम। सबसे पहले जब हम पायरोवेट ऑक्सैलोएसीटेट बनाते हैं तो पायरोवेट कार्बोक्सिलेज याद रखना होता है आपने। जब ऑक्सैलेट से फर्दर फॉस्फोइनोल पायरोवेट बनता है तो उस वक्त फॉस्फोइनोल पायरोवेट कार्बोक्सीकाइनेज यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद जब फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेटेज बनता है उस वक्त फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज यूज़ होता है। और जब लास्ट पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज बनानी हो तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, यानी कि चारों रेट लिमिटिंग एंजाइम याद रखने हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस के, और तीनों याद रखने हैं ग्लाइकोलिसिस के। दीज आर स्टीरियोआइसोमर्स दैट डिफर इन पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ओनली एट वन एसिमेट्रिक कार्बन। तो आपको पता है इसके राइट आंसर क्या थी, एनोमर था। वो ऑप्शन मिस हो गया, चले एनोमर नहीं है इसका आंसर। 1 मिनट जी, अगर आपको एनोमर पूछना हो तो वो फिर इस तरह से पूछा जाता है कि कॉन्फ़िगरेशन में डिफ़र कर रहे हो एनोमेरिक कार्बन के अराउंड। ठीक है, जब एनोमेरिक कार्बन का वर्ड आ जाए कि कार्बन एटम जो कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन नंबर 1 पे एल्डोसिस पे होता है, कार्बन नंबर 2 पे कीटोसिस पे, वो डिफ़र कर रहा हो कॉन्फ़िगरेशन में, तो तब आपने एनोमेरिक कार्बन यानी एनोमर्स वाले ऑप्शन को चूज़ करना था, वो तो यहाँ नहीं है जी। तो इसके राइट ऑप्शन जो है वो एपीमर है। आपको पता है कि अगर स्टीरियोआइसोमर डिफर करें हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से सिर्फ इस तरह से कि मेनोज हो जाए, ग्लूकोज और मेनोज, ग्लूकोज और गलैक्टोज, आपको मैंने बताया है कि आप ये MCQ भी आ सकता है, मेनोज किस कार्बन पे एपीमर है, ग्लूकोज का कार्बन नंबर 2 पे, गलैक्टोज किस कार्बन पे एपीमर है, कार्बन नंबर 4 पे। तो सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप की ही पोजीशन का होता है फ़र्क, बाकी तो कोई नहीं होता फ़र्क। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको पता है कि इसमें क्या होता है, प्लेन पोलराइज लाइट जो होती है वो रोटेट हो सकती है इधर लेफ़्ट और राइट, तो उसे हम कहते हैं कि ये मोनोसेक्राइड जो रोटेट कर देते हैं लाइट को राइट या लेफ़्ट, राइट करते हैं तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेफ़्ट करते हैं तो लिवो रोटेटरी। ठीक है, तो उनको हम फिर क्या कहते हैं कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। एनेंशियोमर सिंपल मिरर इमेजेस को कहते हैं, लाइक एज आप कह दें कि डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। विच इज़ हेट्रोपॉलीसेक्राइड जी, डेक्सट्रीन, डेक्सट्रॉन, सेलुलोज और स्टार्च के अलावा सारे ही हेट्रोपॉलीसेक्राइड होते हैं जी। तो यहाँ पर पैक्टिन आपको दिखाई दे रहा है जो कि होमोपॉलीसेक्राइड नहीं है, हेट्रो है। डेक्सट्रीन जो होता है वो भी होमो होता है, डेक्सट्रॉन भी, सेलुलोज भी, स्टार्च भी, ग्लाइकोजन भी। यहाँ पर स्टार्च नहीं है तो अमाइलोज देख के परेशान नहीं होना, अमाइलोपैक्टिन ये भी तो उसी कैटेगरी में आ जाते हैं सारे। तो पैक्टिन, म्यूसिलेजिस, म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स, हाइलुरोनिक एसिड, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट्स, ये सारे हेट्रो में आते हैं। कॉरिस डिजीज़ इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एब्सेंस ऑफ जी। तो मैंने आपको जो स्टोरेज डिजीज़ कही थी बेसिकली सारी नहीं याद करने को कहा था, पहले आप 6 एटलीस्ट अच्छे से याद करें। ठीक है, जो टाइप 1 होती है वॉन्जर की डिजीज़, उसमें कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है, उसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की कमी हो जाती है। जो सेकंड होती है पॉम्प्स डिजीज़, उसमें आपके पास लाइसोसोमल एंजाइम जो एसिड माल्टेजीज होते हैं उनकी कमी हो जाती है। जो थर्ड वाली कॉरिस डिजीज़ है जो कि MCQ में दी गई है, उसमें डी ब्रांचिंग एंजाइम जिसने ब्रांचेस डालनी होती हैं, या फिर
इसको हम कोरिस डिजीज़ भी कह सकते हैं या फिर लिमिट डेक्सट्रिनोसिस भी इसी का नाम है। अगर मैं आपको कोरिस डिजीज़ ना दूँ, मैं आपको लिमिट डेक्सट्रिनोसिस का पूछ लूँ, इसमें कौन सा एंजाइम कम होता है, आपका आंसर तब भी डी ब्रांचिंग एंजाइम होना चाहिए। ठीक है। फोर्थ वाली एंडरसन डिजीज़ होती है, उसमें हमारे पास ब्रांचिंग एंजाइम कम हो जाता है, उसका दूसरा नाम माइलोपेक्टिनोसिस होता है। टाइप 5 जो होती है मैकार्डल डिजीज़, उसमें मसल ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज कम हो जाता है। हर्ज डिजीज़ जो होती है उसमें फोस्फोग्लूकोम्यूटेज कम हो जाता है। ठीक है। तो कोरिस डिजीज़ में थर्ड वाली जो है लिमिट डेक्सट्रिनोसिस, उसमें क्या कम होता है, ब्रांचिंग डी ब्रांचिंग एंजाइम कम होता है। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, जो डेक्स्ट्रिन होती है वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाती है। डेक्स्ट्रिन क्या है, होमोपॉलीसेकेराइड है। रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज विथ कैल्शियम इन वाटर प्रोड्यूसेस जी। तो आपको पता है जब भी रिडक्शन होती है कोई ना कोई अल्कोहल बनती है। ठीक है। जबकि जो ऑक्सीडेशन होती है तो फिर आप याद रखते हैं कि एसिड लाइक बनते हैं, शुगर एसिड्स जी। तो जब मोनोसेक्राइड ग्लूकोज होता है उस वक्त क्या बनता है, आपको इस वक्त ग्लूकोज का ही पूछा गया तो राइट आंसर सॉर्बिटोल होगा जी। अगर मैं आपसे पूछ लेती मैनोज तो आप मैनिटोल कहते हैं, गैलेक्टोज पूछ लेती तो आप डेल्सिटोल कहते हैं, फ्रुक्टोज कहती तो आप सॉर्बिटोल कह देते। ठीक है। और अगर राइबोस कहती तो आप रिबिटोल कह देते, ग्लिसरैल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी तो नॉन पूछा जाए तो ग्लिसरोल कह देते आप। ठीक है। और ग्लूकोरोनिक एसिड तो कभी भी नहीं हो सकता, वो तो ऑक्सीडेशन होती है ना, जब कार्बन नंबर 1 पे ऑक्सीडेशन हो, कार्बन नंबर 6 पे ऑक्सीडेशन हो, या फिर 1 और 6 दोनों पे हो रही हो, तो फिर आपके आंसर होता है सैकैरिक एसिड, यूरोनिक एसिड, इस तरह से। अदरवाइज आप कभी भी रिडक्शन में तो एसिड्स को नहीं ला सकते। वे शुगर इज कॉल्ड रेफरेंस शुगर, ग्लिसरैल्डिहाइड को आप रेफरेंस शुगर कहते हैं। उसकी दो रीजंस होती हैं, क्योंकि हमने एलओडी का रेफरेंस भी इसी से लेना होता है, और इसमें हर कार्बोहाइड्रेट की तरह इसमें 3 कार्बन एटम्स होते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज आर रिलेटेड बाय जी। तो इसके राइट आंसर एनोमर होता है, क्योंकि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में क्या होता है आपके पास, अभी अभी डिस्कस किया हमने कि एनोमेरिक कार्बन जो होता है उसके इर्द गिर्द चेंज आता है, तो इसलिए वो एनोमेरिक कार्बन कहलाता है, और वो जो होता है वो एनोमेरिज्म कहलाती है या एनोमर कहलाता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इन ग्लाइकोलिटिक पाथवे इज इनहिबिटेड बाय जी। तो इधर फ्लोराइड मिस हुआ है, फ्लोराइड आ जाएगा तो ये एनोलेज आंसर बन जाएगा, वो स्टेटमेंट में मिस हो गया। कन्वर्जन ऑफ पायरोवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिपेंड्स ऑन कोएंजाइम बायोटिन इज रिवर्सिबल अकर्स इन साइटोसोल इन्वॉल्व्स पार्टिसिपेशन ऑफ लिपोइक एसिड जी। स्टूडेंट्स तो मैंने आपको उस दिन टेक्स्ट में भी बताया था, लेक्चर के बाद भी जब आपको नहीं समझ आ रही थी, कि जब एसिटाइल कोएंजाइम में बनना होता है, पायरोवेट ने कन्वर्ट होना होता है एसिटाइल कोएंजाइम में, ताकि वो सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर हो सके, तो उसके लिए हमें बेसिकली एंजाइम्स चाहिए होते हैं। ठीक है। डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स होता है, पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें फर्दर 3 एंजाइम्स आ जाते हैं उस कॉम्प्लेक्स में। पायरोवेट डिकार्बोक्सिलेज आ जाता है, फिर 2 डाईहाइड्रोलिपोइल आ जाते हैं, डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज और डाईहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है। और 5 कोएंजाइम्स हो जाते आते हैं जो हमें चाहिए होते हैं। इन बेसिक 3 एंजाइम्स के अलावा भी NAD, FAD कोएंजाइम है, लिपोइक एसिड और TPP यानी थायामीन पायरोफॉस्फेट। ठीक है। तो इन्वॉल्व द पार्टिसिपेशन ऑफ लिपोइक एसिड, इन्वॉल्व द पार्टिसिपेशन ऑफ NAD, यहाँ पर नहीं अगर ऑप्शन आ जाए, इन्वॉल्व द पार्टिसिपेशन ऑफ FAD, इन्वॉल्व द पार्टिसिपेशन ऑफ कोएंजाइम है, इन्वॉल्व द पार्टिसिपेशन ऑफ TPP थायामीन पायरोफॉस्फेट। ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि 3 उस एक कॉम्प्लेक्स में 3 एंजाइम्स होते हैं और उसके अलावा फिर 5 को एंजाइम्स चाहिए होते हैं। कन्वर्जन ऑफ एलानिन टू कार्बोहाइड्रेट इस कार्ड, आपको पता है कि क्या होता है जब भी हमारे पास कोई भी, मैंने आपको कहा था नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से जब हम बनाते हैं, तो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस करते हैं। ठीक है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है, बस आपने ये याद रखना है कि न्यू ग्लूकोज के बनने के लिए किसी कार्बोहाइड्रेट सोर्स को यूज़ नहीं करना होता। आपने कोई भी अमाइनो एसिड ले लें, कोई ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड ले लें, आप प्रोप्रिएट ले लें, आप लैक्टेट ले लें, आप पायरोवेट ले लें, लेकिन आप कार्बोहाइड्रेट सोर्स को यूज़ नहीं कर सकते। एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन इज प्रेजेंट इन जी। स्टूडेंट्स तो आपको इनके बेसिकली पता होने चाहिए क्या, कि ये कॉम्पोजिशन के लिहाज से किस चीज़ से मिलके बने हुए हैं। ठीक है।
उन कॉम्पोजिशन में उनके स्ट्रक्चर्स नहीं आते तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है जी। कॉन्ड्रोइटिन हाइलुरोनिक एसिड इसका आंसर है। एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन जो होती है वो इसमें प्रेजेंट होती है हाइलुरोनिक एसिड में, ठीक है। और क्या क्या अगर उसकी बेसिकली हम कॉम्पोजिशन की बात करें तो कॉम्पोजिशन कैसे होती है उसकी कॉम्पोजिशन में आपके पास आ जाता है, कहाँ गया हमारा एमसीक्यू जी। तो उसकी कॉम्पोजिशन में हमारे पास आ जाता है हाइलुरोनिक एसिड की कॉम्पोजिशन में एन एसिटाइल ग्लूकोरोनिक ग्लूकाजोमाइन एसिड आ जाते हैं। वो दो होते हैं, ठीक है, मतलब कि दो नहीं होते, यानी कि वो अल्टरनेटिंग रेजिड्यूज होते हैं। और एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, तो दो चीज़ें आपने याद रखनी है कि हाइलुरोनिक एसिड में एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन होता है और एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन एसिड होता है, ठीक है। उसके अलावा काइटिन बहुत ज़्यादा एमसीक्यू में पूछा जाता है कि काइटिन में क्या होता है, तो उसमें आपने याद रखना है कि उसमें तो सिर्फ एन एसिटाइल डी ग्लूकोजामाइन ही होती है, उसके यूनिट से ज्वाइन करते रहता है बीटा 1,4 लिंकेजेस बना के और काइटिन वजूद में आ जाती है। तो काइटिन और हाइलुरोनिक एसिड का ज़्यादा पूछा जाता है, तो वो आपने याद रखना है जी। बाकी ज़ाइलॉस इज़ा जी, इससे ज़्यादा इजी एमसीक्यू तो कोई भी नहीं हो सकता। आपको एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए ना कि कौन पेंटोज़ है कौन हेक्सोज़ है। तो मैंने आपसे कहा था कि ये टेबल आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर करना है। तो आपको पता है जो आपके पास ज़ाइलोज़ होती है वो एक पेंटोज़ है, राइबोज़, ज़ाइलोज़, ज़ाइल्यूलोज़, ठीक है ना, लेब्यूलोज़, विच इज़ कीटोज़। तो इसमें आपने कीटोज़ चूज़ करनी थी। कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन इनके ऑप्शंस में था कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फेट। तो आपने वो सल्फेट वाली ऑप्शन भी चूज़ करनी थी और ऑल को चूज़ करना था, क्योंकि कुछ कार्बोहाइड्रेट आपके सिलेबस में नहीं डिस्कस तो ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन सल्फ़र होती है अक्सर कार्बोहाइड्रेट्स में, नहीं होती है ऐसा नहीं आप कह सकते। तो इसलिए आपने ऑल का ऑप्शन चूज़ करना है। ईजी सा टेस्ट था, किसी को कोई इशू हो तो